अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इफ़ टी ए विद द आर्मेचर टॉर्क एंड आई ए विद द आर्मेचर करेंट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड फॉर डीसी सीरीज मोटर बिफोर सेचुरेशन। ऑप्शन ए है टी समानुपाती फाइव आई ए, टी समानुपाती आई ए का स्क्वायर, टी समानुपाती 1/IA। ऑप्शन डी है टी समानुपाती 1/IA का होल स्क्वायर। सबसे पहले सेचुरेशन का कंडीशन जान लेते हैं, सेचुरेशन क्या होता है। तो सेचुरेशन के कंडीशन में अगर सेचुरेशन कहा जाए तो सेचुरेशन के समय में फाई जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, फाई कांस्टेंट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है बिफोर सेचुरेशन, तो फाई का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग डीसी मोटर में जानते हैं टॉर्क जो होता है समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई ए। और अगर सीरीज मोटर की बात करें तो सीरीज मोटर में क्या होता है, फाई जो होता है फ्लक्स जो वो समानुपाती होता है आई ए के, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों में करंट जो होता है वो सेम होता है, इसलिए फाई समानुपाती आई ए होता है। तो अगर हम फिर से टी समानुपाती फाई इंटू आई ए और फाई के जगह पर हम लोग आई ए रखेंगे इंटू आई ए, यानी कि टी जो समानुपाती हो जाएगा फाइनली आई ए का स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं टॉर्क जो होता है आर्मेचर करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी हम लोग का मैच कर रहा है टी ए समानुपाती आई ए का होल स्क्वायर, यानी इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा सही आंसर। दोस्तों इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक का वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो आप अभी तक अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी मोटर द परसेंटेज ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज। ऑप्शन ए है 2 to 3%, ऑप्शन बी है 15 से 60%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 70 से 90%। तो डीसी मोटर की बात किया गया, तो डीसी मोटर में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म वो मैग्नेटिज्म होता है जो सप्लाई हटा लेने के बाद भी अवेलेबल रहता है। तो सप्लाई हटा लेने के बाद जो मैग्नेटिज्म बच जाता है उसी को हम लोग कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है डीसी मोटर में वो बहुत कम होता है, यानी कि 2 से 3% होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 2 से 3%। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है 2 से 3%, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चाहे आप वीडियो को लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपने कुल कितना क्वेश्चन सही किया। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि एसएससी जेईई का एग्ज़ाम का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है, तो आप अभी से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, वाई द डीसी मोटर प्रीफर्ड ओवर एसी मोटर। तो हम लोग डीसी मोटर को प्रीफर्ड क्यों करते हैं एसी मोटर की तुलना में। ऑप्शन ए है हाई स्पीड ऑपरेशन, ऑप्शन बी है लो स्पीड ऑपरेशन, ऑप्शन सी है रेटेड स्पीड ऑपरेशन, ऑप्शन डी है वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन। तो डीसी मोटर की अगर बात करें तो डीसी मोटर को हम लोग रेटेड स्पीड यानी जितना उसका रेटेड स्पीड है उससे ज़्यादा पर भी रन करवा सकते हैं, उससे कम पर भी रन करवा सकते हैं। तो इसका जो स्पीड कंट्रोल होता है एसी मोटर की तुलना में बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए हम लोग डीसी मोटर को प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसका स्पीड कंट्रोल जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि हम लोग रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर ज़रूरी पड़ा तो रेटेड स्पीड से हम लोग कम स्पीड भी प्राप्त करते हैं। बहुत सारे मेथड हैं, फील्ड फ्लक्स मेथड हैं, आर्मेचर मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं जिसके द्वारा हम लोग स्पीड को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो इसका जो मेन कारण है वो कारण है वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन, यानी कि अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्टेंस अफेक्ट द डायरेक्ट करंट फ्लो। ऑप्शन ए है ओनली एट द टाइम ऑफ रनिंग ऑफ, ऑप्शन बी है ओनली एट द टाइम ऑफ टर्निंग ऑन, ऑप्शन सी है एट द टाइम ऑफ टर्निंग ऑन एंड ऑफ, ऑप्शन डी है एट ऑल द टाइम ऑफ ऑपरेशन। तो देखिए इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है। इंडक्टेंस का जो प्रॉपर्टी होता है
वो सडन चेंज ऑफ करेंट यानी सडन चेंज ऑफ करेंट को अपोज करता है, यानी कि करेंट को अगर अचानक से चेंज हुआ तो उसको अपोज करेगा। तो अगर डीसी की बात करें तो डीसी में इस क्वेश्चन में दिया गया, तो डीसी में हम लोग जानते हैं डीसी में करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है डीसी करंट, लेकिन एक समय होता है जब डीसी में भी करंट का वैल्यू चेंज होता है, वो समय होता है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे आप देख सकते हैं 0 से अचानक जैसे 2 एम्पीयर रहता है तो 0 से 2 होता है, और जब ऑफ करते हैं उस समय भी 2 से 0 होता है। तो 2 टाइम ऐसा होता है जिस समय करंट का वैल्यू चेंज होता है, वो होता है स्टार्टिंग समय और एंडिंग समय। तो स्टार्टिंग समय और एंडिंग समय पर करंट का वैल्यू सडन चेंज होता है। तो इसी 2 समय पर ये जो डीसी करंट होगा इंडक्टेंस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इसी समय पर यहाँ पर करंट का वैल्यू सडन चेंज होता है। और इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी होता है कि सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करना। तो यही कारण इसका जो सही आंसर होगा, अगर हम ऑप्शन देखें तो इंडक्टेंस इफेक्ट कब होगा, 2 टाइम पे, यानी कि टाइम एट द टाइम ऑफ टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ, यानी 2 टाइम पर इसका इंडक्टेंस डीसी के द्वारा इफेक्ट होगा। तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर होगा, एट द टाइम ऑफ टर्निंग ऑफ एंड टर्निंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट जो होता है रेसिस्टिव होता है, उसका नेचर रेसिस्टिव होता है। तो हम लोग जानते हैं रेसिस्टिव के कंडीशन में ये अगर वोल्टेज है तो इसी पे करंट होता है, यानी कि फाई का वैल्यू इसके बीच एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है। तो पावर फैक्टर हम लोग जानते हैं पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस फाई होता है। तो कॉस फाई, तो कॉस और फाई का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री, तो कॉस 0 यानी कि साइन 90 यानी 1 इसका वैल्यू होगा। तो पावर फैक्टर क्या होगा इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो यूनिटी होगा यानी 1 होगा। तो ऑप्शन इसका हम लोग देखें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए साइनोसाइडल वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज विद 30 एम्पियर RMS करेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द साइन वेव। तो साइन वेव को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग RMS वैल्यू दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। तो RMS वैल्यू आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिया हुआ है 30 एम्पियर, तो RMS इक्वल टू 30 एम्पियर दिया हुआ है। तो RMS वैल्यू दिया है तो हम लोग RMS वैल्यू की मदद से मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलता है वो भी आप लोग जानते ही होंगे, मैक्सिमम वैल्यू √2 इंटू VRMS होगा। तो यहाँ पे √2 इंटू VRMS 30 है, तो इसको जब लोग हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 42.42। तो VM का वैल्यू क्या आ गया 42.42। तो अब साइन ओमेगा टी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ओमेगा टी का वैल्यू होता है 2π/f(t). तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 2π और f का वैल्यू है 50, यानी कि 100 पाई हो जाएगा। 100 पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 रख देंगे, यानी 314 t हो जाएगा। तो हम लोग अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखे तो V इक्वल टू VM यानी 42.42 मैक्सिमम वैल्यू आया था, साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना आया 314 t। तो आप लोग ऑप्शन अगर देखिएगा तो ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन ए 42 पॉइंट। आप सिर्फ V मैक्स निकाल कर भी इसको ऑप्शन टिक कर सकते थे, क्योंकि 42.42 एक ही ऑप्शन में है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 42.42 साइन 314 t। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस एन AC वोल्टेज कंज्यूम्ड 50 वाट, दिस इज ड्यू टू। ऑप्शन ए है द कैपेसिटर रिएक्टेंस इन ओम, ऑप्शन बी है द करेंट फ्लोइंग इन द कैपेसिटर, ऑप्शन सी है द साइज ऑफ द कैपेसिटर बीइंग क्वाइट बिग, ऑप्शन डी है द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ देखिए एक AC है वोल्टेज दिया हुआ उसमें जो कैपेसिटर के अक्रॉस लगाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं चाहे वह कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, ये दोनों जो होता है पैसिव एलिमेंट है, और ये जो है ये दोनों पावर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, पावर को एब्जॉर्ब या कंज्यूम नहीं करता है, ये पावर को कंज्यूम नहीं करता। तो ये पावर कंज्यूम नहीं करता, तो यहाँ दिया हुआ है 50 वाट पावर कंज्यूम करता है, यानी ये स्टेटमेंट ही गलत है। पावर कंज्यूम सिर्फ रेसिस्टर ही करता है। तो आपको दोनों बात याद रखना है, अगर इंडक्टर और कैपेसिटर है तो वो पावर को कंज्यूम नहीं करता है, सिर्फ रेसिस्टर पावर को कंज्यूम करता है।
तो इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इसमें 50 वाट पावर कंज्यूम किया हुआ है कैपेसिटर, तो एक स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। तो हम लोग अगर ऑप्शन मैच करें तो ऑप्शन द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ ए वेव, ऑप्शन ए है द सेम एज फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, ऑप्शन सी है एक्सप्रेस इन एम्पियर्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो मैं एक सबसे पहले वेव ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे ये साइन वेव है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका 1 कंप्लीट साइकिल है। तो 1 कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड उसको हम कहते हैं जो एक कंप्लीट साइकिल को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। तो आप अगर ऑप्शन मैच करें तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द RMS वैल्यू एंड द मीन वैल्यू इज द सेम इन द केस ऑफ, तो जैसे हम लोग साइनोसाइडल वेव में पढ़े हैं RMS वैल्यू क्या होता है, RMS वैल्यू इक्वल टू I मैक्स बाय √2 होता है। लेकिन कौन सा ऐसा वेव है, ये तो साइन वेव के लिए था, लेकिन कौन सा ऐसा वेव है जिसमें RMS वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों बराबर होते। तो आप लोग अगर स्क्वायर वैल्यू देखेंगे स्क्वायर वेव, तो इसमें जो RMS वैल्यू होता है वही RMS वैल्यू और मीन वैल्यू दोनों सेम होता है। तो RMS वैल्यू और मीन वैल्यू जो दोनों सेम होता है वो होता है स्क्वायर वेव में। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है स्क्वायर वेव, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर को कहते हैं। तो इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही होल होंगे, यानी होल और फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ये भी आपको बात याद रखना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन एन इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, होल और इलेक्ट्रॉन, यही तो पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या दोनों बराबर होती है। तो आप अगर ऑप्शन मैच करें तो इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर हैज ए डैश एट रूम टेम्परेचर, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर होल ज़्यादा होता है या मैनी होल्स ओनली, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है ए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ऑप्शन सी है मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ऑप्शन डी है नो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम लोग इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर की बात करें और रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पर इसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें तो होल भी होंगे क्योंकि सेमीकंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों, लेकिन दोनों की संख्या जो होती है वो बहुत कम होती है, यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो ऑप्शन हम लोग अगर मैच करें तो पहला ऑप्शन मैनी होल्स ओनली, तो होल तो सिर्फ होगा नहीं, तो ऑप्शन अगर हम लोग ऑप्शन के अनुसार चले तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी सिर्फ नहीं होगा, ये भी गलत है। नो होल्स एंड नो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें जो होता है रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ होते हैं और कुछ होल्स भी होते हैं। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर हैज डैश एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दोस्तों ये देखिए रूम टेम्परेचर, आपको दोनों चीज़ ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये रूम टेम्परेचर पर पूछा गया था, तो रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ होल भी होते हैं, लेकिन अगर हम लोग एम्बिएंट टेम्परेचर की बात करें यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें, इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो होता है सेमीकंडक्टर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ये भी आपको याद रखना है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या होती है वो नहीं होती है, यानी कि लगभग जीरो के बराबर होल और इलेक्ट्रॉन होती है। तो आपको दोनों याद रखना है और कन्फ्यूज नहीं होना है, यानी कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर पूछे तो नो इलेक्ट्रॉन और नो होल, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पर पूछे यानी कि रूम टेम्परेचर पर पूछे तो कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे और कुछ होल भी होंगे, तो दोनों बात आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा एन इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर हैज डैश एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो नो होल्स एंड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ ए 222 वोल्ट 50 हर्ज 440 kVA सिंगल फेज अल्टरनेटर इज 0.5 ओम,
ऑन शॉर्ट सर्किट ए फील्ड करंट ऑफ 40 एम्पियर गिव्स द फुल लोड करंट ऑफ 200 एम्पियर। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एन ओपन सर्किट विद सेम फील्ड एक्साइटेशन इज 1160 वोल्ट। देन द सिंक्रोनस इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस इज डैश ओम एंड डैश ओम रिस्पेक्टिवली। दोस्तों ऑप्शन ए है 6.5 8.5, ऑप्शन बी है 5.8 इंटू 5.78, ऑप्शन सी है 4.2 गुना 4.2 5.6, ऑप्शन डी है 20 25। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको लग रहा होगा बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना सीख लीजिए। तो इसमें देखिए पूछा गया है सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस का फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको सबसे पहले याद रखना होगा। सिंक्रोनस इम्पीडेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है ओपन सर्किट सिंक्रोनस इम्पीडेंस का जो फार्मूला होता है वो ओपन सर्किट वोल्टेज बाय शॉर्ट सर्किट करंट, तो आपको याद रखना है सिंपल। सिंक्रोनस इम्पीडेंस का जो फार्मूला होता है ओपन सर्किट वोल्टेज बटे शॉर्ट सर्किट करंट। तो देखो ये आप क्वेश्चन पढ़िएगा, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑन ओपन सर्किट विद सेम फील्ड एक्साइटेशन इज 1160 वोल्ट, यानी कि ओपन सर्किट जो वोल्टेज दिया हुआ है वो 1160 है बटे शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट आप लोग देख सकते हैं, फील्ड करंट ऑफ 40 एम्पियर, ये फील्ड करंट 40 एम्पियर दिया है और लोड करंट 200 एम्पियर दिया हुआ, तो 200 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट। आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, यही सिंक्रोनस एम्पीडेंस निकल जाएगा। तो डिवाइड करने पर आप लोग इसका वैल्यू 6.5 ओम आएगा। तो ऑप्शन ए इसका अगर देखें, ऑप्शन अगर मैच करें यहीं से एक ही वैल्यू से, तो यहाँ से भी आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि 6.5 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। लेकिन हम लोग को दूसरा वैल्यू भी निकालना आना चाहिए, ये तो एग्जाम में हम लोग ऐसा करके इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन आपको इसको पूरी तरह से सॉल्व करना आना चाहिए। तो चलिए आप हम लोग देखते हैं, सिंक्रोनस इम्पीडेंस का वैल्यू निकल गया, सिंक्रोनस इम्पीडेंस का वैल्यू निकल गया 6.5 ओम। और इफेक्टिव रेसिस्टेंस आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं 0.5 ओम है, यानी आर का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.5 ओम। तो आपसे पूछा गया है सिंक्रोनस इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस पूछा गया, तो रिएक्टेंस पूछा गया है, यानी कि रूट अंडर रिएक्टेंस का फार्मूला हम लोग जानते हैं, रूट अंडर 6.5 का स्क्वायर और माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, यानी कि 6.5 का स्क्वायर, जैसा कि 6.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा। तो उसके बाद 8, दोस्तों माफ़ कीजिए इसमें कैलकुलेशन मैं गलत कर दिया, इसमें जो कैलकुलेशन होगा यानी कि सिंक्रोनस इम्पीडेंस होगा वो हो जाएगा 1160 बटे 200, इसको आप कीजिएगा तो 5.8 आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 5.8। तो ये सिंक्रोनस इम्पीडेंस 5.8 ओम आ गया। अब हम लोग रिएक्टेंस निकालेंगे, तो रिएक्टेंस का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 5.8 का स्क्वायर माइनस रेसिस्टेंस है 0.5 का स्क्वायर, इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 5.781 ओम। यानी कि आप अब अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ हैविंग रिवॉल्विंग फील्ड ऑफ द अल्टरनेटर आर। ऑप्शन ए है बेटर इंसुलेशन ऑफ द आर्मेचर, ऑप्शन बी है इजी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी है रिड्यूस रोटर वेट, ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो अल्टरनेटर जो अब बनता है वो अल्टरनेटर, ये स्टेटर है ये रोटर है। तो रोटर पर हम लोग क्या करते हैं, फील्ड को देते हैं फील्ड सप्लाई, और स्टेटर पर हम लोग आर्मेचर सप्लाई लेते हैं। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है, तो ऐसा करने से बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। यानी कि ऐसा करने से हम लोग अगर आर्मेचर बाइंडिंग को हम लोग स्टेटर, ये स्टेटर है, आर्मेचर बाइंडिंग को हम लोग स्टेटर पर रखेंगे तो हम लोग सप्लाई जो होगा आर्मेचर से 3 फेज वो डायरेक्टली ले सकते हैं, यानी कि हम लोग स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होगी। तो स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर हम रोटर पर 3 फेज सप्लाई लेते तो वहाँ से हम लोग सप्लाई निकालने के लिए हमको स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये रोटेटिंग करते रहता है, इसलिए हमको 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, एडवांटेज होता है। और
स्टेटर पर अगर हम आर्मेचर बाइंडिंग करते हैं तो इसको हम लोग कूलिंग भी इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो स्टेटर है इसमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं, डक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आसानी से ये कूलिंग भी प्रोवाइड हो जाता है। और ये जो होता है रोटर पे होता है फील्ड जो बाइंडिंग होता है वो हल्का होता है, जिससे उसका भार भी कम जाता है। तो बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, तो जिसके कारण हम लोग स्टेटर पर आर्मेचर बाइंडिंग और फील्ड को रोटेटिंग रखते हैं। तो अगर ऑप्शन हम लोग चेक करें तो बेटर इंसुलेशन। और एक बात मैं बताना भूल गया कि ये स्टेटर है, ये रोटर है। तो स्टेटर का जो वोल्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, रोटर का वोल्टेज बहुत कम होता है। रोटर को हम लोग 220 वोल्टेज देते हैं और स्टेटर पर जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो 11 किलो वोल्ट होता है। तो अगर हम रोटर की बात करें तो रोटर को आसानी से हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और आर्मेचर को भी हम लोग आसानी से इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और इसका कंस्ट्रक्शन भी इजी हो जाता है। और रोटर का बाइंडिंग जो हल्का होता है और आर्मेचर का बाइंडिंग बड़ा होता है, जिसके कारण रोटर का इसका वेट भी घट जाता है। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो बेटर इंसुलेशन टू द आर्मेचर, तो ऑप्शन ये भी सही है। इजी टू कंस्ट्रक्शन ये भी सही है। रिड्यूस रोटर वेट ये भी सही है, क्योंकि रोटर बाइंडिंग जो होता है वो हल्का होता है आर्मेचर बाइंडिंग की तुलना में, तो रोटर का वेट भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारे ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसी आर्मेचर बाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर ऑपरेटेड एट डैश द फील्ड बाइंडिंग। ऑप्शन ए है मच हाइयर वोल्टेज देन, ऑप्शन बी है मच लेजर वोल्टेज देन, ऑप्शन सी है 0 वोल्टेज, ऑप्शन डी है द सेम वोल्टेज। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैं बताया था कि ये स्टेटर है और ये रोटर है। तो रोटर का जो हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं वो 220 वोल्टेज, जितना हमारे लगभग घर में आता है वही वोल्टेज हम लोग यहाँ पे सप्लाई करते हैं। लेकिन अगर स्टेटर जो 3 फेज आउटपुट हम लोग प्राप्त करते हैं वो 11 किलो वोल्ट होता है। तो स्टेटर की तुलना में ये फील्ड जो होता है बहुत कम होता है, यानी कि स्टेटर वोल्टेज की तुलना में अगर बात करें रोटर फील्ड वोल्टेज तो वो बहुत ही कम होता है। तो वही पूछा गया इस क्वेश्चन में द आर्मेचर बाइंडिंग ऑफ आर्मेचर बाइंडिंग द एसी आर्मेचर बाइंडिंग, यानी कि ये एसी आर्मेचर बाइंडिंग है ऑफ अल्टरनेटर ऑपरेट्स एट दैश फील्ड बाइंडिंग, तो मच हाइयर होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, 11,000 होता है और ये 220 ही होता है। तो मच हाइयर वोल्टेज आप लोग समझ चुके होंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज जनरली यूटिलाइज फॉर। ऑप्शन ए है एमीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है वाट मीटर एंड वाट आवर मीटर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग अमीटर में भी यूज करते हैं, वोल्ट मीटर में भी, वाट मीटर में भी, वाट आवर मीटर में भी, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दी एबव यानी कि सभी हम लोग यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट इज यूटिलाइज फॉर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इससे पहले हम लोग देखे थे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो दोनों को याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम लोग एम्पियर का करते हैं, वोल्ट मीटर का करते हैं, वाट आवर का करते हैं, इन सभी चीज़ों का करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रो सिर्फ स्टैटिक की बात करें, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिर्फ जो होता है वो वोल्ट मीटर में, अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो वो सिर्फ वोल्ट मीटर में ही यूटिलाइज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज। ऑप्शन ए है एम्पियर आवर मीटर, ऑप्शन बी है वाट आवर मीटर, ऑप्शन सी है वाट मीटर, ऑप्शन डी है एम्पियर आवर एंड वाट आवर मीटर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप लोग उस जिस समय देखते हैं उस समय से ये स्टार्टिंग तक का वैल्यू को ऐड करके बताता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि जो आपके घर में एनर्जी मीटर लगा रहता है, वो एनर्जी मीटर जो होता है वो जब से स्टार्ट होता है तब से अभी तक का वैल्यू आपको मेजर करके ऐड करके सम करके बताता है, तो इसलिए हम लोग इसको इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल होते हैं एम्पियर आवर मीटर और वाट आवर मीटर। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, एम्पियर आवर मीटर एंड वाट आवर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूविंग सिस्टम इन द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज सब्जेक्टेड टू। ऑप्शन ए है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ऑप्शन बी है कंट्रोलिंग टॉर्क, ऑप्शन सी है डैम्पिंग टॉर्क, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एक स्केल होता है और एक स्पिंडल होता है जिस पे एक ये इंडिकेटर पॉइंटर होता है। पॉइंटर क्या करता है, जैसे 0 यहाँ पे 1 2
पॉइंटर जो है रीडिंग को मेजर करता है। तो जब हम लोग इसमें सप्लाई देते हैं तो ये पॉइंटर मूव करता है और रीडिंग बताता है। तो पॉइंटर जो है बहुत सारे टॉर्क से सब्जेक्टेड होता है, यानी कि एक इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, एक कंट्रोलिंग टॉर्क होता है और डैम्पिंग टॉर्क होता है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, जब इसको मेजर करना रहता है, रीडिंग को मेजर करेगा तो उस समय जो जीरो से रीडिंग की ओर ले जाता है, यानी कि जीरो से इधर बढ़ता है, जो टॉर्क उसको ले जाता है उसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और जब मेजर करना बंद हो जाता है, यानी कि सप्लाई हम लोग हटा लेते हैं, तो वो फिर से अपने जीरो पोजीशन पे आ जाता है रिटर्न। तो वो जो लाता है इसको जीरो पोजीशन पर, वो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। और जब एक और टॉर्क होता है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क वो टॉर्क होता है जब, जैसे कि ये स्केल है और ये पॉइंटर है, पॉइंटर जब रीडिंग अपना मेजर करने पर रहता है, करने के आसपास रहता है, उस समय ये ऑसिलेट करता है, इधर उधर बायां दायां थोड़ा थोड़ा ऑसिलेट करते करते धीरे धीरे ये मेन रीडिंग देता है। तो इसी टॉर्क के कारण जो ये जो होता है, जिस टॉर्क के कारण, उसको हम लोग कहते हैं डैम्पिंग टॉर्क। तो तीनों टॉर्क आपको याद रखना है। तो ये जो पॉइंटर होता है तीनों टॉर्क से सब्जेक्टेड होता है। तो अगर ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन देखें और ऑप्शन देखें तो द मूविंग सिस्टम इन द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज सब्जेक्टेड टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी से भी होता है, क्योंकि डिफ्लेक्ट करेगा तभी ये रीडिंग देगा। और कंट्रोलिंग टॉर्क फिर इसको जीरो पर लाता है। और डैम्पिंग टॉर्क उस समय होता है जब रीडिंग मेजर करता है तो ये ऑसिलेट करता है इसके राइट और लेफ्ट। तो ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि इन सभी टॉर्क से ये सब्जेक्टेड होता है मूविंग सिस्टम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अब्सेंस ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क द पॉइंटर, ऑप्शन ए है विल नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ऑप्शन बी है डिफ्लेक्ट बट विल नॉट रिटर्न टू द इस जीरो पोजीशन ऑन रिमूविंग करेंट, ऑप्शन सी है विल डिफ्लेक्ट एंड रिटर्न टू इस जीरो पोजीशन एंड रिमूविंग करेंट, ऑप्शन डी है विल स्विंग फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम पोजीशन। दोस्तों उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने बताया ये स्केल है, ये एक पॉइंटर है। तो इसमें पूछा गया अगर रीस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क भी कहते हैं, तो और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम लोग ऑपरेटिंग टॉर्क भी कहते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को ऑपरेटिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क को रीस्टोरिंग टॉर्क भी कहते हैं। दोनों बात आपको याद रखना है। तो अब चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया है कि रीस्टोरिंग टॉर्क यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क एब्सेंट हो, तो कंट्रोलिंग टॉर्क अगर एब्सेंट रहेगा तो चलिए कंट्रोलिंग टॉर्क अगर एब्सेंट रहेगा तो ये रीडिंग तो देगा, लेकिन रीडिंग देने के बाद हाँ कंट्रोलिंग ये जो है इधर से रीडिंग तो देगा, लेकिन अगर रीस्टोरिंग टॉर्क नहीं एब्सेंट रहेगा तो ये नीचे जीरो की तरफ करंट हटाने पर नहीं आ पाएगा। यानी कि ये जो है रीडिंग दे देगा लेकिन ये जीरो पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको टॉर्क जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है वो इसको रीडिंग से जीरो पोजीशन पर फिर लाता है करंट हटा लेने के बाद। लेकिन अगर वही टॉर्क एब्सेंट रहे तो ये रीडिंग दे देगा लेकिन जीरो पर नहीं जा पाएगा। तो ऑप्शन हम लोग अगर मैच करें तो ऑप्शन देखिए, विल डिफ्लेक्ट बट विल नॉट रिटर्न इस जीरो पोजीशन ऑन रिमूविंग करंट, यानी कि करंट हटा लेने पर ये तो पहले डिफ्लेक्ट करेगा, यानी डिफ्लेक्ट हो गया, ये पॉइंटर यहाँ तक आ गया, लेकिन ये जो टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग वो तो है, तो वो यहाँ पर रीडिंग दे देगा, लेकिन रीस्टोरिंग टॉर्क की अनुपस्थिति के कारण ये जीरो पर नहीं आ पाएगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, विल डिफ्लेक्ट बट नोट रिटर्न टू इट्स जीरो पोजीशन ऑन रिमूविंग करेंट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप लोगों ने जितना स्कोर किया आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप अपना डेली स्कोर एनालाइज कीजिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। तब आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप का स्कोर क्या है, आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और किस टॉपिक पर अच्छे से तैयारी करना है। तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, और लास्ट में आप अपना कमेंट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और दोस्तों आप अभी तक इस अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक भी बहुत सारा अपलोड कर दिए हैं, तो वो ट्रिक भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो
प्ले लिस्ट में जाइए और ट्रिक वाला सभी वीडियो देख लीजिए। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मैं ये आईडी आपको बता देता हूँ, #इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर। आप सर्च करके वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं बहुत सारे नोटिफिकेशन को शेयर करते रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं डेली इस चैनल पर एक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस सेट अपलोड करते रहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एसएससी ने एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया है, तो आप डेली अभी से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।